हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर प्रियंका। आज हम लोग अपनी वीडियो में डिस्कस करेंगे मूट कोर्ट के वाइवा के क्वेश्चंस। हमारे एलएलबी फाइनल ईयर सेमेस्टर में मूट कोर्ट एक सब्जेक्ट है जिसमें कि आपका वाइवा होता है। उस वाइवा में आपकी प्रैक्टिकल फाइल बनती है और आपका प्रैक्टिकल एग्जाम होता है। तो उस मूट कोर्ट के ऊपर किस तरीके के क्वेश्चन एक एक्सटर्नल एग्जामिनर आपसे आके पूछ सकता है, उस तरीके के क्वेश्चन आज हम कुछ डिस्कस करेंगे। तो मैंने कुछ स्पेशल क्वेश्चंस निकाले हैं जो अक्सर अलग अलग कॉलेजेस में एक्सटर्नल्स के द्वारा पूछे गए हैं। तो अगर आप इसको देख लेते हैं तो मेरे हिसाब से आपको मूट कोर्ट का कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाना चाहिए। क्योंकि मूट कोर्ट का कोई रिटन एग्जाम नहीं होता, तो हमारे 100 नंबर पूरे के पूरे इसी फाइल के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं और इसी वाइवा के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। अक्सर मूट कोर्ट के अंदर ऐसा कुछ नहीं है, जैसे इससे पहले हमने ड्राफ्टिंग प्लीडिंग के वीडियोस में जो क्वेश्चंस डाले थे या प्रोफेशनल एथिक्स की वीडियो में डाले थे, आर्बिट्रेशन में डाले थे, तो उसका एक पर्टिकुलर ना कंटेंट होता है, उसमें हमें पता होता है कि इसी सिलेबस में से पूछा जाएगा। बट मूट कोर्ट एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें वो ओवरऑल 3 ईयर प्रोग्राम में से कुछ भी आपसे पूछ सकते हैं, किसी भी टाइप का क्वेश्चन पूछ सकते हैं। क्योंकि एक एक्सटर्नल के जहन में ये बात होती है कि अब बच्चे का एलएलबी पूरा हो गया है। अब एलएलबी पूरा हो गया है तो उसको इतनी नॉलेज हो गई होगी कि उसको क्या क्या पढ़ा है उसने, क्या नहीं पढ़ा, उसे सब पता है। तो इस वजह से वो आपसे ये सोच के चलते हैं, कि इमेजिन करके चलते हैं कि वो आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं। अब वो कुछ भी में क्या पूछेंगे, क्योंकि कोर्स बहुत ही वास्ट है, तो हमें कुछ पर्टिकुलर चीज़ें पढ़ के जानी है जो उनके माइंड में चलती हैं। तो आज हम उन्हीं क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले, जैसे कि मैं अपनी हर वाइवा की वीडियो में आप लोगों को बताती हूँ, कि सबसे पहले आपको अपने सब्जेक्ट का पूरा कंप्लीट नेम पता होना चाहिए। हमारे सब्जेक्ट का कंप्लीट नेम क्या है? तो अगर आपसे कोई पूछे कि आपके इस पर्टिकुलर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट का पूरा कंप्लीट नेम क्या है, तो आप बोलेंगे मूट कोर्ट प्री ट्रायल प्रिपरेशन एंड पार्टिसिपेशन इन प्रोसीडिंग। मैंने क्या बोला? मूट कोर्ट प्री ट्रायल प्रिपरेशन एंड पार्टिसिपेशन इन प्रोसीडिंग, ये आपका इसका पूरा नाम है मूट कोर्ट के प्रैक्टिकल का। उसके बाद ये मूट कोर्ट होता क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय अ मूट कोर्ट? मूट कोर्ट का मीनिंग क्या है? तो मूट कोर्ट अगर कहा जाए तो लेमन लैंग्वेज में मैं इसको कहूंगी नकली कोर्ट, आर्टिफिशियल कोर्ट। ये एक आर्टिफिशियल कोर्ट होती है जहां पर एक स्टूडेंट को, एक लॉ स्टूडेंट को ऐसा एनवायरनमेंट दिया जाता है जहां पर वो उसको ये समझ में आए कि कोर्ट्स में प्रोसीडिंग किस तरीके की होती है। एक कोर्ट में, एक असली कोर्ट में केस फाइल करना और एक सीधा जाके उधर बहस करना या आर्गुमेंट्स करना, इट्स नॉट एन इजी टास्क। तो एक कोर्ट में खड़े होने के लिए लॉ कॉलेजेस आपके लिए एक नकली कोर्ट तैयार करते हैं, जहां पर सिनेरियो पूरा एक कोर्ट रूम की तरह बनाया जाता है। वहां पर कुछ जजेस बनाए जाते हैं जो कि आपके फैकल्टी मेंबर्स हो सकते हैं, कुछ टीचर्स हो सकते हैं, कुछ बाहर से भी बुलाए हुए लोग हो सकते हैं। वहां पर दो पार्टीज बनाई जाती हैं, एक हाइपोथेटिकल केस आपको दिया जाता है जिसको आप लोगों को आर्ग्यूमेंट्स करने के लिए बोला जाता है। एक को प्लेंटिव बनाया जाता है, दूसरे को डिफेंडेंट बनाया जाता है, ताकि आपको ये समझ में आए कि जजेस के सामने किसी भी को हमें केस की प्रोसीडिंग किस तरीके से करनी है। तो ये होता है मूट कोर्ट, जहां पर आपको एक हाइपोथेटिकल केस देकर आपको प्रोसीडिंग करने के लिए कहा जाता है। इससे फायदा क्या होता है मूट कोर्ट करवाने से? कॉलेज के जो आपके फैकल्टीज होते हैं, वो आपको एक कॉन्फिडेंस लेवल देना चाहते हैं कि एक मूट कोर्ट में क्या होता है, असल में क्या होता है, और एक केस को किस तरीके से फाइट किया जाता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स साथ लगाए जाते हैं, किस तरीके से केस की प्रोसीडिंग्स चलती हैं, ऑर्डर्स कैसे पास होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पर समझ आती है। तो आपको कॉन्फिडेंस देने के लिए, आपके अंदर आपको ट्रेन करने के लिए ये सब चीज़ें करवाई जाती हैं। और ये मूट कोर्ट का जो प्रोसेस है, ये अभी कुछ सालों से चला है, ताकि बच्चों को ट्रेनिंग दी जा सके, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, जिससे कि उनको समझ में आए कि हमें किस तरीके से जाके आगे कोर्ट की प्रोसीडिंग करनी है। तो एक एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है मूट कोर्ट के जरिए। इट्स नॉट अ रेगुलर कोर्ट, इट्स नॉट अ रियल कोर्ट, इट्स जस्ट अ आर्टिफिशियल कोर्ट जो कि आपको एक कोर्ट जैसी फीलिंग देता है। तो इट इज़ वेरी नेसेसरी फॉर एवरी लॉ स्टूडेंट कि वो एक मूट कोर्ट में पार्टिसिपेट करे। 2-4 बार मूट कोर्ट में पार्टिसिपेट करेगा तो अपने आप उसकी जो झिझक होती है जज के सामने बोलने की, वो निकल जाती है। तो दिस इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मूट कोर्ट। तो हम लोग अगर इसके ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो यही है कि हमें प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देना, कॉन्फिडेंस बूस्टअप करना, ये सारे इसके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। अब एक मॉक ट्रायल क्या होता है? मूट कोर्ट तो हमने पढ़ा कि क्या होता है, बट एक मॉक ट्रायल क्या होता है? मॉक ट्रायल का मतलब होता है
किसी भी ट्रायल से पहले उसकी प्रिपरेशन करना। जैसे कि मूट कोर्ट तो क्या हुआ कि आपको एक आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट क्रिएट करके दे दिया, बट मॉक क्या होता है, रियल केस के लिए प्रिपरेशन करना इज कॉल्ड मॉक ट्रायल। जैसे हम मॉक एग्जाम्स देते हैं ना, जैसे कोई भी हमारा फाइनल एग्जाम होता है तो उससे पहले हम एक सैम्पल पेपर करते हैं, तो वो एक मॉक एग्जाम होता है। तो इसी तरीके से जब भी आप किसी केस की प्रोसीडिंग की पहले से प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, बोल के देखते हैं, रिहर्सल करके देखते हैं, उसको हम कहते हैं मॉक ट्रायल। तो मॉक ट्रायल में और मूट कोर्ट में फर्क होता है, आपको ये समझना है। ये एक्चुअली एक रियल कोर्ट में जाने से पहले की गई रिहर्सल को हम मॉक ट्रायल बोलते हैं। नेक्स्ट कमिंग आउट विद कि एक मूट कोर्ट में और कोर्ट में, रियल कोर्ट में क्या डिफरेंस है आपसे पूछ ले तो आपको बस इतना कहना है कि मूट एक आर्टिफिशियल कोर्ट होती है और रियल कोर्ट एक रियल कोर्ट होती है। ठीक है, मूट में जो होता है वो स्टूडेंट्स ही सारे जो जजेस हैं, वकील है, सब बन जाते हैं, मगर कोर्ट में एक्चुअली सब होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो वो पूछ सकते हैं आपसे, वो पूछ सकते हैं हायरार्की ऑफ कोर्ट्स, कि कोर्ट्स की हायरार्की क्या होती है। हायरार्की का मतलब होता है जजेस का जो लेवल होता है, जैसे किस किस कोर्ट में की हायरार्की कैसे कैसे आती है, पहले कौन सा आता है, बाद में कौन सा आता है। तो ये डिपेंड करता है टाइप ऑफ केस पे, आपका केस का टाइप क्या है, वो सिविल केस है या क्रिमिनल केस है। तो अगर हम सिविल केस की बात करें, अगर सिविल कोर्ट की बात करें, तो सबसे पहले आपका आता है कोर्ट ऑफ सिविल जज जूनियर डिवीजन। सबसे पहले लोअर, सबसे लोअर से शुरू कर रही हूं मैं, कोर्ट ऑफ सिविल जज जूनियर डिवीजन। उसके बाद आता है कोर्ट ऑफ सिविल जज सीनियर डिवीजन। उसके ऊपर आता है आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। उसके ऊपर आता है आपका हाई कोर्ट, और उसके ऊपर आता है आपका सुप्रीम कोर्ट। ये आपके 5 लेवल्स हैं कोर्ट्स के। मैंने कौन कौन से बोले, मैंने कहा कोर्ट ऑफ सिविल जज जूनियर डिवीजन, कोर्ट ऑफ सिविल जज सीनियर डिवीजन, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। अगर यही हायरार्की मैं क्रिमिनल केसेस की बात करूं या क्रिमिनल कोर्ट्स की बात करूं, तो सबसे पहले इसमें आते हैं मैजिस्ट्रेट कोर्ट्स, जिसमें सेकंड क्लास और फर्स्ट क्लास होते हैं। तो सबसे पहले मैजिस्ट्रेट्स आएंगे, मैजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास, मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, देन सेशन कोर्ट। सेशन कोर्ट इज नथिंग बट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, बट अगर आपका क्रिमिनल केस है तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को ही सेशन कोर्ट में क्रिएट कर दिया जाता है, और वहां के जज का नाम क्या हो जाता है, मैजिस्ट्रेट। तो ये आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कि अगर क्रिमिनल केस है तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बिकम ए सेशन कोर्ट, और वहां के जज को कहा जाता है मैजिस्ट्रेट, और अगर सिविल केस चल रहा है तो उसको हम नॉर्मल जज बोलते हैं। उसके बाद सेशन कोर्ट के बाद हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के बाद अगेन सुप्रीम कोर्ट। तो ये आपकी हायरार्की ऑफ क्रिमिनल केस है या क्रिमिनल कोर्ट्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा सकता है वो होता है साइटेशन। व्हाट डू यू मीन बाय साइटेशन। साइटेशन करने का मतलब क्या होता है, जैसे कि नॉर्मल जो राइटिंग का काम करते हैं उनको पता भी होता है किसी चीज़ को साइट करना या किसी को साइट करना। सपोज मैं अगर किसी कुछ लिखते हुए किसी का कंटेंट यूज़ कर रही हूँ और वो उन्होंने कॉपीराइट कराया हुआ है या कुछ कराया हुआ है, तो मैं उसको एज अ साइटेशन यूज़ कर लूँगी अपने इसमें, अपने पार्ट में। तो मैं उधर लिखूँगी कि मैंने उनको साइट किया है। तो ऐसे ही हम केसेस के दौरान क्या करते हैं, अपनी अपील में या अपने प्लेंट में हम किसी भी सुप्रीम कोर्ट के किए गए अगर कोई पुराने किसी केस के फैसले से को अगर को रिलेट करते हैं अपने केस से, तो हम उसकी साइटेशन दे सकते हैं कि ये जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मेरा कोई केस चल रहा है, तो मैं अपने प्लेंट में एक डाल दूंगी साइटेशन कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे ही किसी मिलते जुलते केस में इस तरीके का फैसला दिया गया था, तो मैं भी ये चाहती हूँ कि इस तरीके का फैसला मेरे केस में भी दिया जाए। तो वो वहां पर कहलाता है साइटेशन, किसी भी को और को साइट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट कैन बी आस्क्ड इज अपील लाइज अगेंस्ट मूट कोर्ट केस। क्या ये है तो बहुत ही नॉनसेंस क्वेश्चन, बट अक्सर पूछा गया है कि क्या मूट कोर्ट के किसी केस के ऊपर अपील की जा सकती है। तो आप बिल्कुल सीधे सीधे मना कर दीजिएगा कि नहीं की जा सकती, क्योंकि जब केस ही नकली है, हाइपोथेटिकल है, तो उस पर अपील भी कैसे होगी। तो इस वजह से आपको कभी कभार उलझाने के लिए चीज़ें पूछ दी जाती है और बच्चे नर्वसनेस में कुछ भी बोल देते हैं, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन विच कैन बी आस्क्ड इज अबाउट प्लेंट। हमने प्लेंट, रिटन स्टेटमेंट, प्लेंटिव, डिफेंडेंट, ये सब पढ़ा है। तो आपको ये चीज याद रखनी है कि प्लेंट कौन करता है, प्लेंटिव। आगे से जो रिस्पॉन्ड करता है उसको क्या कहते हैं, डिफेंडेंट। और डिफेंडेंट कैसे रिस्पॉन्स करता है, रिटन स्टेटमेंट के थ्रू। तो आपने ये चीजें याद रखनी है। सबसे पहले प्लेंट लिखी जाती है, प्लेंट करता है प्लेंटिव जो प्लीडर होता है। उसके बाद जो जवाब देता है वो डिफेंडेंट कहलाता है, और वो रिटर्न स्टेटमेंट उसको बोलते हैं जो उसने जवाब दिया है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। अब आपसे ये पूछा जा सकता है प्लेंट के कंटेंट्स क्या हैं और रिटर्न स्टेटमेंट के कंटेंट्स क्या हैं। तो आपको पहले तो प्लेंट के कंटेंट्स बताती हूँ। देयर आर 4 एसेंशियल पार्ट ऑफ प्लेंट। एक प्लेंट में 4 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है हेडिंग एंड टाइटल। प्लेंट का सबसे पहला पार्ट होता है उसकी हेडिंग और उसका टाइटल। हेडिंग और टाइटल में क्या क्या चीज़ें होती हैं, एक तो कोर्ट का नाम होता है, एक सूट नंबर होता है, फिर एड्रेस, नेम,
जो डिस्क्रिप्शन होती है आपके दोनों पार्टीज की, और उसके अलावा अगर कोई पार्टी माइनर है तो उसका एक स्टेटमेंट लिखा जाता है वहां पर। ये हो गई हेडिंग एंड टाइटल। दूसरा उसका पार्ट होता है बॉडी। बॉडी ऑफ प्लेंट होती है। बॉडी ऑफ प्लेंट में सब कुछ एलिगेशंस वगैरह लिखे जाते हैं, स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स लिखे जाते हैं, रिलेटेड एविडेंसेस बताए जाते हैं, सब कुछ उसके अंदर डाल दिया जाता है। बट इसमें एविडेंस नहीं लगाया जाता है, इसमें खाली एलिगेशंस और आपका रिलेटेड फैक्ट्स लगाए जाते हैं। उसके बाद थर्ड पार्ट में आता है रिलीफ। रिलीफ क्या चाह रहे हैं आप, जो भी आपने रिलीफ क्लेम किया है कि मैं इंजंक्शन चाहती हूँ या मैं स्पेसिफिक परफॉर्मेंस चाहती हूँ या मैं ये चाहती हूँ, तो वो सब आप उसमें मेंशन करेंगे। एंड फोर्थ पार्ट ऑफ योर प्लेंट इज वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन लास्ट में दिया जाता है। उसके बाद आपको ये समझ में आया कि एसेंशियल पार्ट 4 होते हैं एक प्लेंट के: हेडिंग एंड टाइटल, बॉडी ऑफ प्लेंट, रिलीफ एंड वेरिफिकेशन। अब ऐसे ही अगर आपसे कोई रिटर्न स्टेटमेंट के पार्ट्स पूछ ले तो उसके 3 होते हैं पार्ट्स। रिटर्न स्टेटमेंट में 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला पार्ट होता है एडमिशन या डिनाइल। सपोज अगर आपको प्लेंट आई है तो प्लेंट का जवाब भी तो देंगे आप। तो प्लेंट का जवाब कैसे दिया जाता है? क्लॉज बाय क्लॉज। जैसे प्लेंट में पहला क्लॉज ये लिखा है, आपके ऊपर ये एलिगेशन लगाया जा रहा है। सेकंड पार्ट में लिखा है आपके ऊपर ये एलिगेशन लगाया जा रहा है, तो आप पैरावाइज रिप्लाई करेंगे। फर्स्ट आई एडमिट, सेकंड आई एडमिट, थर्ड आई डिनाई। आप नहीं उससे एग्री करते तो आप डिनाई कर दें उसको, ठीक है। तो देर आर 3 पार्ट्स इन रिटन स्टेटमेंट एंड देर आर 4 पार्ट्स इन प्लेंट। ये आपको क्लियर हो गया होगा अभी तक। आगे चलते हैं, प्लीडिंग्स क्या होती हैं? व्हाट डू यू मीन बाय प्लीडिंग्स? तो प्लीडिंग से आप समझते हैं कि जहां पर प्लेंट और रिटर्न स्टेटमेंट दोनों को मिला दिया जाता है तो वो मिलाकर बनती है प्लीडिंग। प्लीडिंग का मतलब होल प्रोसेस, प्लेंटिफ की तरफ से और डिफेंडेंट की तरफ से, तो दोनों जब वो मिल जाती हैं तो वो प्लीडिंग कहलाती हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि क्या प्लीडिंग को अमेंड किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। प्लीडिंग कैन बी अमेंडेड, और ये हमने अभी पिछले सेमेस्टर में भी पढ़ा है कि 3 वजह से प्लीडिंग को अमेंड किया जा सकता है। या तो खुद जो प्लेंटिफ है वो उसको खुद को लगे कि हाँ मेरे को ये करना चाहिए चेंज। दूसरा कोर्ट के आदेश पे, अगर कोर्ट को कोई चीज़ उसमें लगती है उसको अमेंडमेंट करनी चाहिए तो उसको करना पड़ता है। तीसरा, अगर कोई सामने वाला जो रिस्पोंडेंट है उसको उसने कोई चीज़ गलत बोली कि आपकी ये चीज़ गलत है और आपको ये अमेंड करना चाहिए, और उसको लगता है कि मेरे को ये करना चाहिए, तो वो कर देता है उसको अमेंड। तो इन तीनों केसेस में वो अमेंडमेंट प्लीडिंग में हो सकती है। जब तक कि फैसला नहीं होता तब तक वो अमेंडमेंट कर सकता है अपनी प्लेंट में। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए किसी भी सूट को डालने के लिए। किसी भी कोर्ट में अगर आपको सूट फाइल करना है तो उससे रिलेटेड आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए होते हैं। प्लेंट तो अब तो आपको चाहिए ही होती है। प्लेंट के साथ आपको वकालतनामा की कॉपी लगानी पड़ती है वहाँ पर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में। कोई एनेक्स्चर या एफिडेविट अगर होता है तो वो लगाना पड़ता है। साथ ही साथ आपने कोर्ट फी भरी है उसका कोई प्रूफ लगाना पड़ता है। तो ये आपके डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि किसी भी उसमें आपको लगाना पड़ता है प्रोसीडिंग के दौरान, ठीक है, सूट फाइल करने से पहले। उसके बाद आपका एक रिप्रेजेंटेटिव सूट क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय रिप्रेजेंटेटिव सूट? ये हमने सारी चीज़ें पहले पढ़ी हैं, बट ये 3 साल का ना आप सारा पिछला भूल गए हैं, तो उसका एक जस्ट निकाल के मैं लाई हूँ। रिप्रेजेंटेटिव सूट क्या होता है? जब आप किसी और के बिहाफ पे सूट फाइल करते हैं उसको कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव सूट। सपोज मैं कोई सोशल वर्क के बेसिस पे, जैसे कोई पोल्यूशन को लेके या हमारी कोई सड़क टूट रही है या कुछ, किसी भी XYZ चीज़ की कंप्लेंट के पीछे मैंने किसी एक सोसाइटी के बिहाफ पे सूट फाइल करा है तो वो रिप्रेजेंटेटिव सूट कहलाएगा। तो रिप्रेजेंटेटिव सूट मतलब जब आप किसी अपने के लिए ना सही बट किसी और के को रिप्रेजेंट करने के लिए जब आप सूट फाइल कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड अ रिप्रेजेंटेटिव सूट। उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है एक एफिडेविट क्या है? एफिडेविट आपको पता ही है, एक रिटन डिक्लेरेशन होता है ये, कि आप ओथ ले रहे हैं किसी चीज़ का कि जो मैं कह रहा हूँ वो मैं उसका साक्षी हूँ, मैं उसको सही मानता हूँ और उसकी पूरी पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ। डैट इज कॉल्ड एन एफिडेविट। कई बार क्या होता है कि हमें वर्ड का मीनिंग पता होता है बट हम वहाँ एक्सटर्नल के सामने ना आंसर नहीं कर पाते प्रॉपर, तो आपको वर्ड्स को ना पिरो के बताना है कि इट इज़ अ रिटन डिक्लेरेशन ऑन एन ओथ विच नीड्स टू बी गिवन, yeah, which has to be given in front of anybody by saying that yes, I declare that whatever I am saying I agree with that। ठीक है, मतलब आपको ये प्रूफ देना है कि मैं अग्री करता हूँ, जो भी मैंने बोला है वो मैं डिक्लेयर करता हूँ और उसकी पूरी पूरी जिम्मेदारी भी लेता हूँ। अच्छा, हु इज़ अ पर्सन हुम प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड बाय विल। विल्स के थ्रू अगर आप किसी को प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते हैं तो उस बंदे को क्या बोलते हैं, उस इंसान को क्या बोलते हैं? बेनिफिशियरी। उसको क्या बोलते हैं? बेनिफिशियरी। अब आप कहेंगे तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। सिंपल सा है बट कभी कभी क्या होता है वाइवा के दौरान हमें नहीं ये वर्ड्स याद आते, तो इसीलिए आपको रिकॉल कराने के लिए सारे क्वेश्चन मैं इसमें वाइवा में डाल रही हूँ क्वेश्चन में।
ओके, कभी कभी डिक्री और ऑर्डर के बीच में डिफरेंस पूछ लिया जाता है आपसे कि डिक्री और ऑर्डर में क्या डिफरेंस है, और इनफैक्ट जजमेंट का भी पूछ लिया जाता है कि डिक्री ऑर्डर और जजमेंट में क्या फर्क है। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, जजमेंट एक ओरल स्टेटमेंट होता है, जो भी कोर्ट ने फैसला लिया वो जजमेंट। अब जजमेंट का जब फॉर्मल एक्सप्रेशन किया जाता है उसको डिक्री बोलते हैं, जब वो फाइनलाइज हो जाता है उसका फॉर्मल एक्सप्रेशन किया जाता है उसको हम डिक्री बोलते हैं। और ऑर्डर भी एक तरीके का डिग्री ही होता है, बट ऑर्डर कंक्लूसिव हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, बट डिग्री फुल एंड फाइनल कंक्लूसिव होती है, हमेशा वो फाइनल होती है। ऑर्डर कभी कभी बीच में इंटेरियम ऑर्डर भी पास कर दिए जाते हैं, ठीक है। तो ऑर्डर कैन बी कंक्लूसिव, कैन नॉट बी कंक्लूसिव, बट डिग्री इज ऑलवेज कंक्लूसिव। ओके, नेक्स्ट इज जज। कौन होता है? जज होता है प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ कोर्ट, ठीक है। आपसे उल्टा भी पूछा जा सकता है, हु इज ए प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ कोर्ट, तो आप बोलेंगे जज। ओके, डिक्री होल्डर, जजमेंट डेटर भी आपको याद होगा। डिक्री होल्डर कौन होता है? जिसके फेवर में डिक्री पास होती है। और जजमेंट डेटर कौन होता है? जिसके अगेंस्ट में डिक्री पास होती है। तो जिसके खिलाफ डिक्री पास हुई वो जजमेंट डेटर, और जिसके फेवर में गई वो डिक्री होल्डर। पर्टिकुलर्स क्या होते हैं? पर्टिकुलर्स का मतलब होता है आपके केस को सपोर्ट करने के लिए, आपके फैक्ट्स को मेंशन करने के लिए जो भी आपने बातें बोली हैं उसको हम पर्टिकुलर्स बोलते हैं। जैसे कि अगर मैंने कहा कि हाँ इतने ऐसे ऐसे मर्डर हुआ किसी का, तो मर्डर हुआ तो इतने बजे हुआ, इस जगह पर हुआ, इस वेपन से हुआ, दीज ऑल आर कॉल्ड पर्टिकुलर्स। पर्टिकुलर्स मीन्स आपके स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स को सपोर्ट करने के लिए जो आपने चीजें साथ में बताई हैं उसको हम कहते हैं पर्टिकुलर्स। उसके बाद आता है आपका क्रॉस एग्जामिनेशन। व्हाट डू मीन बाय क्रॉस एग्जामिनेशन? क्रॉस एग्जामिनेशन होता है जब आपके विटनेस से कोई सामने वाली पार्टी का जो वकील होता है वो क्रॉस क्वेश्चनिंग करता है, उसको कहते हैं क्रॉस एग्जामिनेशन। मैंने अपना विटनेस बुलाया अपनी चीज को प्रूव करने के लिए, बट सामने वाली पार्टी का वकील जो है अगर मेरे विटनेस से क्वेश्चन पूछ रहा है, दैट इज नोन एज क्रॉस एग्जामिनेशन। ओके, उसके बाद आपसे कोई पूछ ले व्हाट डू मीन बाय एविडेंस, तो आपको पता होगा कि एविडेंस क्या होता है। एविडेंस का मतलब होता है सबूत, एनीथिंग विच सपोर्ट्स योर केस इज नोन एज एविडेंस। देन व्हाट डू यू मीन बाय रिट? रिट हम बहुत बार पढ़ चुके हैं। रिट इज एनी पावर जो कि किसी भी अथॉरिटी के खिलाफ या उसको कोई काम को करने के लिए या उसको किस काम को करते हुए रोकने के लिए जो हम कोर्ट से जाके ऑर्डर पास करवा सकते हैं उसको हम रिट कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट के पास भी रिट पिटीशन डलवाने का पूरा अधिकार है, और हाई कोर्ट के पास भी। जो हाई कोर्ट के पास रिट पिटीशन डलवाने का अधिकार है वो सेक्शन 226 में आता है, और जो सुप्रीम कोर्ट के पास है वो सेक्शन 32 में आता है। और ये दोनों सेक्शन हम पिछले 3 साल से पढ़ते आ रहे हैं, इसलिए आपको पता होना चाहिए और टिप्स पे रटे हुए होने चाहिए कि सेक्शन 32 इज द रिट पावर बाय सुप्रीम कोर्ट, एंड हाई कोर्ट का 226। सुप्रीम कोर्ट के पास फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट भी रिट डालने के लिए पावर है, हाई कोर्ट के पास लीगल एंड फंडामेंटल राइट दोनों के लिए। उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है कन्वीएंसिंग क्या होती है। हमने अभी ड्राफ्टिंग, प्लीडिंग, कन्वीएंसिंग पढ़ा है 5th सेमेस्टर में, तो आपको पता होना चाहिए कि कन्वीएंसिंग क्या होती है, आप भूले नहीं होंगे अभी। कन्वीएंसिंग का मतलब होता है जब आप प्रॉपर्टी के टाइटल को ट्रांसफर कर रहे हैं, चाहे गिफ्ट के थ्रू, चाहे एक्सचेंज के थ्रू, चाहे मॉर्गेज के थ्रू, सेल के थ्रू, किसी भी तरीके से जब आप प्रॉपर्टी के टाइटल को पास कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं, उसको हम कन्वेंसिंग कहते हैं, जिसके लिए हम डीड बनाते हैं। तो गिफ्ट डीड, सेल डीड, मॉर्गेज डीड, ये सारी की सारी डीड्स के जरिए आप प्रॉपर्टी का नाम ट्रांसफर करवा देते हैं। देन अनदर क्वेश्चन, विच क्वेश्चन तो देखिए आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है, बट दीज आर सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपसे पूछा जा सकता है रेस जुडिकाटा क्या होता है। अब रेस जुडिकाटा हमें पता है कि अगर सेम टॉपिक, सेम फैक्ट्स, सेम चीज़ों के ऊपर अगर बार बार आप अलग अलग जगह केस डाल रहे हैं तो वो अलाउड नहीं है आपको, दैट इज कॉल्ड रेस जुडिकाटा। ओके, उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है पावर ऑफ अटॉर्नी क्या होती है। पावर ऑफ अटॉर्नी का मतलब होता है कि जब आप अपने किसी चीज़ को लेके, जब आप अपने किसी पावर को किसी और इंसान को XYZ को ट्रांसफ़र करते हैं तो उसको पावर ऑफ अटॉर्नी कहते हैं, और उसको हक देते हैं इस चीज़ का कि वो आपके बिहाफ पे कोई भी डिसीजन ले सकता है, दैट इज़ नोन एज पावर ऑफ अटॉर्नी। वो जनरल भी हो सकती है, स्पेसिफिक भी हो सकती है, तो वो पावर ऑफ अटॉर्नी के टाइप्स हैं। बट किसी और को एजेंट बनाना अपने बिहाफ पर डिसीजन लेने के लिए, दैट इज नोन एज पावर ऑफ अटॉर्नी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जो आपका बार काउंसिल, स्टेट बार काउंसिल और BCI, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, इन दोनों में क्या फ़र्क है? तो स्टेट बार काउंसिल होती है जो हर स्टेट के लिए अलग अलग होती है, और BCI, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, इन सारे स्टेट्स की एक हेड बार काउंसिल होती है जो पूरी इंडिया की बार काउंसिल होती है, उसको हम कहते हैं बार काउंसिल ऑफ इंडिया। तो ये आपका दोनों का डिफरेंस है। इसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है कि
प्री ट्रायल प्रिपरेशन क्या होता है और प्री ट्रायल प्रिपरेशन में किया क्या क्या जाता है। तो प्री ट्रायल प्रिपरेशन का मतलब होता है जब आप कभी भी कोर्ट में कभी भी ट्रायल जब कर रहे हैं तो उससे पहले, जब आप प्रोसीडिंग में जा रहे हैं उससे पहले जो आप प्रिपरेशन करते हैं उसको कहते हैं प्री ट्रायल प्रिपरेशन। हर एग्जाम में देने जाने से पहले भी आप कुछ तैयारियां करते हैं, उसी तरीके से जब आप कोर्ट की प्रोसीडिंग्स में जाते हैं तो उससे पहले कुछ आप प्री ट्रायल प्रिपरेशंस करते हैं। तो वो प्री ट्रायल प्रिपरेशंस में क्या क्या आता है? क्लाइंट का केस ध्यान से सुनना, जब वकील बहुत ध्यान से पेशेंटली अपने क्लाइंट का केस सुनता है, फिर उसके बाद उसकी डिटेल्स, उसके डॉक्यूमेंट्स सब लेता है, उसकी डिटेल्स चेक करता है, उसको गाइड करता है प्रॉपर कि तुम्हें क्या करना चाहिए, क्या चीज़ की कमी है, क्या चीज़ होनी चाहिए थी इसके अंदर। सारे सेक्शंस का पता करता है कि क्या क्या सेक्शंस लगेंगे, केस कैसा है, सिविल है या क्रिमिनल है, इस केस की जुरिस्डिक्शन कौन से कोर्ट के पास है, उसी कोर्ट में अप्लाई करेंगे। फिर इसके अलावा उस कोर्ट की जुरिस्डिक्शन चेक करता है, फिर उस पर रेस जुडिकाटा लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ, वो ये भी चेक करता है। इसके अलावा प्लेंट चेक करेगा, उसमें डिटेल्स चेक करेगा प्लेंटिफ की, और केस कितना मैटर कर रहा है, कितना नहीं, कितना सही है, कितना गलत है, वो ये भी चेक करता है। तो ये सब चीज़ें हैं प्री ट्रायल प्रिपरेशन, कि कभी भी ट्रायल से पहले जो चीज़ें उसको रेडी करनी पड़ती हैं, दैट इज नोन एज प्री ट्रायल प्रिपरेशन। अब इसके अलावा आपसे ये भी पूछा जाता है कभी कभार कि एक सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन क्या होती है। सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन क्या होती है कि मतलब सुप्रीम कोर्ट क्या क्या चीज़ों में काम कर सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट के पास वैसे सारी जुरिस्डिक्शन होती है, बट इसको हम मेनली 3 या 4 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। नंबर 3 तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। नंबर 1 इज ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, नंबर 2 इज अपीलिएट जुरिस्डिक्शन एंड नंबर 3 इज एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन जो उसकी एक्चुअली होती है, अपीलिएट जुरिस्डिक्शन जो अपील करते हैं लोअर कोर्ट से डिससेटिस्फाइड होकर इनके पास जो अपील करते हैं उसको कहते हैं अपीलिएट जुरिस्डिक्शन। एंड एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन होता है एडवाइस देने की जुरिस्डिक्शन। उसके अलावा कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का भी होता है इनके पास, कि इनके पास सारी चीज़ों का रिकॉर्ड एक तैयार होता है कि जो भी फैसले लिए गए हैं सब कुछ वो भी इनके पास रेडी होंगे हमेशा। नेक्स्ट क्वेश्चन विच कुड बी आस्क्ड इज सिविल नेचर और क्रिमिनल नेचर के केसेस कैसे होते हैं। प्रॉपर्टी के केसेस, मैट्रिमोनियल केसेस, ये सब सिविल नेचर के केसेस हैं। बट क्रिमिनल केसेस के आते हैं, जैसे आपके मर्डर का हो गया, रेप का हो गया, डिकॉइटी का हो गया, ये सारे केसेस आपके क्रिमिनल केसेस में आते हैं। उसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है समन क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय समन? समन का मतलब होता है, सपोज मैंने जाके प्लेन डाली किसी के खिलाफ। अब प्लेन डाली तो ऑब्वियसली कोर्ट का फर्ज क्या बनता है कि जिसके खिलाफ मैंने डाली है कंप्लेंट उसको बुलाए, कोर्ट में पेश करवाए। उसको पेश कराने के लिए उसको समन जारी किया जाता है, उसको समन दिया जाता है, और वो समन के थ्रू उसको ये बोला जाता है कि आपको अब कोर्ट में आके पेश होना है और कोर्ट में आके आप इसको अपने आप को डिफेंड करो, अपनी रिटर्न स्टेटमेंट वगैरह दो। उसके अलावा अब समन दे दिया, समन दिया तो अब वो डिफेंडेंट अगर कल को कोर्ट में नहीं आता है तो उसके फिर जो प्लेंटिफ है उसको पास की कर दी जाती है एक्स पार्टी डिग्री। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय एक्स पार्टी डिग्री? ये एक ऐसी डिग्री होती है जब आपका डिफेंडेंट रिटर्न स्टेटमेंट फाइल नहीं करता है, कोर्ट में शामिल नहीं होता है, तो कोर्ट को मजबूरन अपनी उस टाइम के लिए एक्स पार्टी डिग्री घोषित कर देनी पड़ती है कि आपको फैसला आपके फेवर में हो गया, क्योंकि डिफेंडेंट आया ही नहीं, तो इसीलिए वो फैसला जो होता है उसके फेवर में दे दिया जाता है, तो उसको कहा जाता है एक्स पार्टी डिग्री। इसके अलावा कभी कभार आपसे पूछा जाता है रिलीफ क्या होते हैं और रिलीफ के कितने टाइप्स होते हैं। तो रिलीफ थर्ड पार्ट होता है हमारा प्लेंट का, अभी हमने पीछे भी डिस्कस किया। इसके अलावा रिलीफ में ये बोला जाता है कि मुझे क्या चाहिए, मतलब मैं इस चीज़ से परेशान हूँ और मुझे क्या चाहिए। तो इसमें 4-5 चीज़ें पूछी जा सकती हैं रिलीफ में। या तो वो कॉम्पेंसेशन मांग सकता है जो प्लेंटिफ है, या स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, उस काम को करने के लिए बोला जा सकता है, रिक्वेस्ट डाल सकता है कि ये काम कर दिया जाए। तीसरा, वो इंजंक्शन के गुहार लगा सकता है, इंजंक्शन के लिए बोल सकता है कि इंजंक्शन होता है किसी काम को रोकना या किसी काम को करने के लिए कोर्ट के थ्रू कहलवा देना, दैट इज कॉल्ड इंजंक्शन। एंड या फिर पोजेशन भी मांग सकता है उस चीज़ की। तो ये 4 तरीके के रिलीफ वो कोर्ट में बोल सकता है कि मुझे इस चारों में से कोई भी रिलीफ मिल जाए, दैट इज कॉल्ड रिलीफ। इसके अलावा आपसे कई बार इंजंक्शन अलग से पूछ लिया जाता है कि इंजंक्शन क्या होता है। तो आपको अभी मैंने बताया कि किसी को कोई काम करने से रोकने के लिए या कोई करते हुए कोई काम नहीं कर रहा है तो उसको करने के लिए बोलना इज नोन एज इंजंक्शन। सपोज किसी प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट चल रहा है ए और बी के बीच में, और ए ने जाके प्लेन डाल दी कोर्ट में कि बी ने ज़बरदस्ती मेरी ज़मीन कब्जे में ली हुई है और वो उधर खेतीबाड़ी कर रहा है। अब जब उस ज़मीन के ऊपर झगड़ा चल रहा है और उसके ऊपर केस चल रहा है तो बी के पास राइट नहीं है उस टाइम बीच
बीच में वहाँ पर खेती बाड़ी को कंटिन्यू करने का। तो बट वो फिर भी कर रहा है, वहाँ पर कंस्ट्रक्शन भी कर रहा है, खेती बाड़ी भी कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। तो ए जाके वहाँ से इंजंक्शन दिलवाएगा कोर्ट से कि अभी आप इसको स्टे पे डाल दो, वो मेरे खेत में काम ना करे जब तक फैसला नहीं होता है। तो दिस इज नोन एज इंजंक्शन। ओके, समटाइम्स दे कैन आस्क यू अबाउट इंडिजेंट पर्सन। हु इज एन इंडिजेंट पर्सन, ये भी हम पढ़ चुके हैं अपने सिलेबस में। इंडिजेंट पर्सन का मतलब होता है एक पुअर आदमी, ठीक है, जिसको हम पॉपर भी बोलते हैं यहाँ पर। एक ऐसा इंसान जिसके पास 1000 रुपए से ऊपर की प्रॉपर्टी नहीं है और वो इंसान कोर्ट में केस फाइल करने के लायक नहीं है, उसके पास पैसा नहीं है, वो लॉयर हायर नहीं कर सकता, तो उसको कोर्ट से लीगल एड मिलती है, तो उसको हम इंडिजेंट पर्सन बोलते हैं। उसके बाद आपसे कभी कभार पूछ लेते हैं कि फर्स्ट लॉ ऑफिसर कौन होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। इट्स अ वन वर्ड आंसर, फर्स्ट लॉ ऑफिसर हम सबको पता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होते हैं फर्स्ट लॉ ऑफिसर। कभी कभी आपसे ये भी पूछ लिया जाता है कि पहले जो लॉ ऑफिसर है वो ऐसा कौन इंसान है जो आंसरेबल नहीं है किसी भी कोर्ट ऑफ इंडिया को, कोई भी अपने डिसीजन के पीछे आंसरेबल नहीं है किसी भी इंडियन कोर्ट में। तो वो होते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज नेवर एवर आंसरेबल टू एनी कोर्ट ऑफ इंडिया रिगार्डिंग एनी डिसीजन। ओके, देन उसके बाद आपसे कभी कभार पूछा जा सकता है कि जो इंडियन लॉयर्स होते हैं वो गले में बैंड पहनते हैं, टाई क्यों नहीं पहनते। तो आपको उसका जवाब देना है कि जो बैंड होता है गले का वो बहुत ही एक फॉर्मल होता है और ये ब्रिटिशर्स के टाइम से ये रिवाज चलता आ रहा है, जिसको आज तक किसी ने चेंज नहीं किया। टाई हम इनफॉर्मली भी कई बार यूज कर लेते हैं, बट जो बैंड होता है बहुत ही प्रेस्टिजियस और बहुत ही फॉर्मल एक्सप्रेशन होता है एंड इट इज ट्रीटेड एज ए डिग्निफाइड थिंग। तो इस वजह से बैंड पहना जाता है वकीलों के जरिए। देन आपसे पूछा जा सकता है कभी कभी कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी में क्या फ़र्क है। तो आप बोलेंगे लेजिस्लेचर इज अ लॉ मेकिंग बॉडी, एग्जीक्यूटिव इज लॉ इम्प्लीमेंटिंग बॉडी एंड जुडिशरी इज लॉ प्रोटेक्टिंग बॉडी। लॉ बनाने का काम लेजिस्लेचर का, लॉ को इम्प्लीमेंट करने का काम एग्जीक्यूटिव का, और जुडिशरी का काम होता है जो लॉ तोड़ते हैं, दोज हु ब्रेक्स लॉ, उनको पनिश करने का। तो लॉ को प्रोटेक्ट करती है जुडिशरी। तो ये भी छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जो कई बार हम लोग जवाब ठीक से नहीं दे पाते। इसके अलावा आपसे कई बार पूछ लिया जाता है डिवोर्स और सेपरेशन में क्या डिफरेंस है। कई बार हमें नहीं पता होता डिवोर्स और सेपरेशन में क्या फ़र्क है। तो डिवोर्स एक तरीके का ऐसा फॉर्मल डिक्लेरेशन हो जाता है कि हस्बैंड एंड वाइफ अब लीगली अलग अलग हो चुके हैं और इनकी एक डिग्री पास हो चुकी है, अब इनका एक दूसरे के प्रति कोई लेना देना नहीं है। बट सेपरेशन एक ऐसा टाइम पीरियड होता है जहाँ पर लीगली अभी एक्शन नहीं हुआ है और हस्बैंड एंड वाइफ अलग अलग रह रहे हैं। ये सेपरेशन पीरियड वो भी हो सकता है जो कोर्ट आपको देती है 6 महीने अलग रहने के लिए, कि आप डिसाइड कर लो आपने सच में डिवोर्स लेना है या नहीं लेना है, या हस्बैंड वाइफ अपनी मर्जी से भी सेपरेशन पीरियड में रहते हैं। तो डिवोर्स एंड सेपरेशन आर टू डिफरेंट थिंग। डिवोर्स लीगली होता है, सेपरेशन इलीगली मतलब इनफॉर्मल वे में भी होता है। इसके अलावा आपसे कभी कभार और एक दो फॉर्मल चीज़ें पूछी जा सकती हैं, जैसे कि आपसे पूछ लिया कि डिफेमेशन क्या होता है। तो डिफेमेशन आपको पता है, किसी को डिफेम करना, किसी की इज्जत खराब करना मार्केट में, उसको डिफेमेशन कहा जाता है। इसको हम लिबल एंड सिलेंडर, ये 2 तरीके से हम डिफेम कर सकते हैं किसी को। और डिफेमेशन कुड बी सिविल नेचर डिफेमेशन एंड क्रिमिनल नेचर डिफेमेशन, ये दोनों तरीके से हो सकती है। तो आपसे इस तरीके के उलझा के भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं किसी भी तरीके से। इसके अलावा आपसे कई बार पूछ लिया जाता है इंटरव्यू टेक्निक्स क्या होती हैं। व्हाट डू यू मीन बाय इंटरव्यू टेक्निक्स। तो इंटरव्यू टेक्निक्स क्या होती है, जैसे सपोज मैं एक क्लाइंट हूँ, मैं अपने वकील के पास जाती हूँ और उसको जाके अपने केस के बारे में बताती हूँ। तो उसका वकील का क्या फ़र्ज़ है कि वो मुझे बहुत पहले तो कूल करे, क्योंकि कोई भी क्लाइंट जाएगा तो परेशान ही जाएगा उसके पास। तो पहले उसका फ़र्ज़ है सबसे पहले मुझे कूल करे, कूल करके मुझे आराम से मेरे को बिठाए, मुझे चाय पानी पूछे, मुझसे बातें करे, फिर मुझसे पूछे आपकी क्या प्रॉब्लम है, आपका केस बताओ। फिर मैं उसको एक एक चीज़ बताऊंगी, माइन्यूट से माइन्यूट डिटेल्स उसको दूंगी। अगर मैं भूल रही हूँ तो वो मुझसे पूछेगा कि हाँ इसमें क्या था, इसमें क्या था, ये क्या था, हुआ क्या था, कौन सी डेट पे हुआ था। तो ऐसे करके वो मुझे पोक नहीं करेगा, वो मुझे उकसाएगा नहीं, वो मुझे तंग नहीं करेगा, वो मुझे बहुत पेशेंटली मेरी बात सुनेगा, समझने की कोशिश करेगा। इनफैक्ट मेरी भी गलती होगी तो मुझे उस टाइम मेरे ऊपर शाउट नहीं करेगा। तो एक वकील को बहुत ट्रेनिंग लेनी पड़ती है इस चीज़ के लिए कि वो अपने क्लाइंट को किस तरीके से बहुत ही चल करके उससे इन्फॉर्मेशन निकलवाए। क्योंकि कई बार क्या होता है, गलतियां हो जाती हैं जल्दबाजी में। तो इसलिए इंटरव्यू सेशंस करवाए जाते हैं। एक एडवोकेट को एलएलबी करते हुए एक इंसान को ये समझाया जाता है कि किस तरीके से उसको ट्रीट करना है अपने क्लाइंट को, ताकि उसका क्लाइंट कंफर्टेबली उसको ये बातें बता सके।
ठीक है। इसके अलावा कई बार बच्चों से बहुत ही सिंपल सिंपल चीज़ पूछ ली जाती है, एक लॉयर और एडवोकेट में क्या फ़र्क है। अब हम एलएलबी तो पूरी कर लेते हैं, बट हमें अभी तक लॉयर और एडवोकेट में डिफरेंस नहीं पता होता। लॉयर वो इंसान होता है जिसने अभी सिर्फ एलएलबी की है, और एडवोकेट वो इंसान होता है जिसने एलएलबी करके बार काउंसिल का एग्जाम तक दे दिया। नाउ ही इज एन एडवोकेट। तो लॉयर इज अ स्मॉल स्टेज देन एडवोकेट। पहले एक इंसान लॉयर बनता है, फिर बीसीआई का एक पेपर क्लियर करके, जो भी स्टेट बार काउंसिल है उसका पेपर क्लियर करके वो एडवोकेट की उपाधि ले लेता है। तो दीज आर सम क्वेश्चंस जो कि मुझे ऐसा लगता है कि आपसे आपके वाइवा में पूछा जा सकता है। इसके अलावा पूछने की तो देखिए कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। मूड कोर्ट का वाइवा है तो मूड में तो दे कैन आस्क एनी XYZ थिंग फ्रॉम यू, बट येस मुझे नहीं लगता इससे बाहर कुछ पूछा जाएगा आपसे। तो प्रिपेयर योरसेल्फ वेल, ठीक है। इन क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़िए, आपको काफ़ी चीज़ें याद हो जाएंगी। Thank you so much. All the best. And if you need any help regarding practicals, vivas, any guidance regarding practical files, you can call me up at 9953308400. Thank you.